नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। एक तरफ दी हुई हैं आधुनिक नदियों के नाम, तो दूसरी तरफ दिए हुए हैं प्राचीन नदियों के नाम। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है, प्राचीन भारत में झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन यहाँ फर्स्ट सही है, वितस्ता। चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? अस्किनी, ये भी राइट है। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? परुषणी, ये भी राइट है। और ब्यास नदी का प्राचीन नाम विपास, ये भी राइट है। तो इनको देखना है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब बहुत ही अच्छा प्रश्न है उपनिषद पुस्तकें हैं, यानी जो उपनिषद पुस्तकें हैं वो किस पर आधारित हैं? धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, दर्शन पर। देखिए ये प्रश्न उत्तराखंड पीसीएस, यूपी लोअर पीसीएस प्री, यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब प्रश्न है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? यानी अघन्या मतलब ना मारे जाने योग्य, जिसको मारने से पाप लगता था और जिसको वैदिक काल में मार नहीं सकते थे, तो वो था ऑप्शन सी, गाय। अब बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण संबंधित हैं। आपने उत्तराखंड इतिहास में बहुत बार जिक्र सुना होगा शतपथ ब्राह्मण का, या इतिहास में भी सुना होगा। तो आपको बताना है ये कौन से वेद से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, यजुर्वेद से संबंधित है शतपथ ब्राह्मण। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और इसी से एक मिलता जुलता प्रश्न बनता है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। तो आपको बताना है गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, कौन से वेद से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्थवेद से संबंधित है गोपथ ब्राह्मण। तो याद रखना है ऑप्शन सी यहाँ राइट है। अब बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन था? तो कौन था ग्राम का मुखिया? तो वैदिक काल में ग्राम का मुखिया था आपका ऑप्शन डी, ग्रामीण। याद रखना है ऑप्शन डी, ग्रामीण। अब बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। तो आपको बताना है ऋग्वेद की मूल लिपि। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ब्राह्मी। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर होगा, याद रखना है। अब बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है, यानी मूर्ति पूजा कब से शुरू हुई? ऑप्शन देखिए, पूर्व आर्यकाल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या कुषाण काल। 4 ऑप्शन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, पूर्व आर्यकाल, यानी आर्यकाल से पहले माना जाता है मूर्ति पूजा का प्रारंभ। अब बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल कौन सा है? तो वो है, आपको बताने कौन सा हो सकता है, राखीगढ़ी, धोलावीरा, कालीबंगा या लोथल। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? तो राखीगढ़ी है आपका हरियाणा में, याद रखना है। चलिए दोस्तों, अब पर्यावरण के प्रश्न भी हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। जैसे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो राइट आंसर है सामुद्रिक, यानी समुद्र। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर होगा। बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, घुमा फिरा के पूछा जाता है ये प्रश्न, लेकिन आंसर एक होता है। अब है, निम्न जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है ऑप्शन सी, अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन विश्व की लगभग 20% ऑक्सीजन पैदा करता है। बहुत ही अच्छा ये प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। अब बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है, रामसर अभिसमय, रामसर कन्वेंशन भारत जिसका एक हस्ताक्षर करता है किसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है? तो सीधा सीधा प्रश्न है कि रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है या किसके संरक्षण से संबंधित है? तो ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है रामसर कन्वेंशन, याद रखना है। जैसा कि आपको पता है कि हम 2 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस, और रामसर कन्वेंशन अस्तित्व में आया है वर्ष 1971 में, इसको भी याद रखना है। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। प्रश्न है, रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित है, किसके संरक्षण से संबंधित है रामसर सम्मेलन? तो ये आर्द्र भूमि या नम भूमि के संरक्षण से संबंधित है। तो देखिए किस प्रकार ऑप्शन चेंज कर दिए जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर होगा, आर्द्र भूमि या नम भूमि।
अब प्रश्न बहुत अच्छा रिपीट होता है। परितंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर होगा, ट्रांसले। ऑप्शन सी राइट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। अब बहुत अच्छा प्रश्न बना था एक बार यूके ट्रिपल एससी में भी और बहुत से अन्य एग्जाम में भी बनता है। ये इस नाम से आता है कि डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? तो अगर आपको पता है इसका आंसर तो आप अच्छे से 1 नंबर ले सकते हैं। राइट आंसर है अर्निज नेस ने। अर्निज नेस ने डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। विश्व का 90% से अधिक जीव भार कहाँ है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विश्व का 90% से अधिक जीव भार कहाँ है? तो ये महासागरों में है। ऐसा ही एक प्रश्न है अभी हमने ऊपर देखा था महासागरों से संबंधित, अगर आपको याद हो तो ये प्रश्न भी घुमाया गया है। अब देखिए, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, तो इको मार्क दिया जाता है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण जो प्रोडक्ट होते हैं उनको दिया जाता है। आपको पता है इको मार्क कभी आपने देखा है कि उसमें क्या बना होता है? तो इको मार्क में मिट्टी का घड़ा बना होता है। जो ये लोगो है वो मिट्टी के घड़े के रूप में है, कभी आप देखोगे तो आपको पता लगेगा। और इको मार्क दिया जा रहा है 1991 से। किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा, यानी BIS के द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व फाइलेरिया दिवस, 14 नवंबर विश्व बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस। प्रश्न पूछा जाएगा कि विक्रम संवत कब प्रचलन में आया? तो 57 ईस्वी पूर्व में प्रचलन में आया विक्रम संवत। और सेकंड प्रश्न पूछा जाएगा कि शक संवत कब प्रचलन में आया? तो शक संवत प्रचलन में आया 78 ईस्वी पूर्व में। याद रखना है, 78 ईस्वी पूर्व में शक संवत प्रचलन में आया कनिष्क के शासनकाल में। शक संवत की खास बात यह है कि ये भारत सरकार तथा हिंदू धर्म द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। शक संवत 78 ईस्वी पूर्व में प्रचलन में आया। कौटिल्य की सहायता से किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों की सत्ता को उखाड़ फेंका? इसका विवरण देने वाली पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र नहीं है, कल्पसूत्र भी नहीं है। राइट आंसर है मुद्रा राक्षस। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर होगा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? सीता कौन है? सीता थी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में से किस भारतीय शासक को यूनानी ऐतिहासिक स्रोतों में सेंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया गया है? तो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता था यूनानी ऐतिहासिक स्रोतों में सेंड्रोकोट्स के नाम से। खास बात दोस्तों ये है कि सिकंदर ने नंद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया, लेकिन भारत के किसी भी ऐतिहासिक ग्रंथ में सिकंदर का उल्लेख नहीं है। इसके संबंध में हमें जानकारी यूनानी ऐतिहासिक स्रोतों से प्राप्त होती है, यानी भारत के किसी भी ऐतिहासिक ग्रंथ में सिकंदर का उल्लेख नहीं किया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये, बहुत ही दिलचस्प बात है ये। आप क्या सोचते हैं आखिरकार क्यों नहीं किया गया होगा भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथों में सिकंदर का उल्लेख? अब बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नांकित से पहले के नहीं हैं, तो राइट आंसर होगा 7th सेंचुरी BC, 5th सेंचुरी BC, 3rd सेंचुरी BC या 2nd सेंचुरी BC। तो राइट आंसर है 5th सेंचुरी BC। प्राचीन भारतीय सिक्कों को, जो प्राचीन भारतीय सिक्के होते थे वो अधिकतर मात्रा में रजत के और कुछ ताम्र के होते थे और इन दोनों को मिलाकर बनते थे आहत सिक्के। तो पूछा गया था कि UPSC के एग्जाम में कि प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते थे या प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर था आहत सिक्के। तो ये प्रश्न भी बना है। प्राचीन भारतीय सिक्के अधिकांश रजत के और कुछ ताम्र के होते थे जिन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। इनका काल 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। तो ये थे आज के प्रश्न। बने रहिए चैनल के साथ, हर ज़रूरी जानकारी आपके साथ। नमस्कार।